आज हम बात करेंगे कंपटीशन एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर। सबसे पहले आप ग्लोब पर देखेंगे कि आपके पास ग्लोब जो है उसके मध्य से, है ना, पूर्व से पश्चिम की ओर से एक रेखा खींची जाती है जिसका नाम आपके पास याद रखना है। इसका नाम है भूमध्य रेखा। इसे विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इस विषुवत रेखा ने या भूमध्य रेखा का जो मान है वो 0 डिग्री है और इस भूमध्य रेखा ने ग्लोब्स को कितने भागों में डिवाइड कर दिया है? तो दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक उत्तरी भाग आपके पास और दूसरा कौन सा है? दक्षिणी भाग। यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी अक्षांश और दक्षिण में दक्षिणी अक्षांश आपके पास दिखाई देता है। भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई कोणीय दूरी, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई कोणीय दूरियां जो होती है वो अक्षांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षांश। तो 0 डिग्री से आप जाएंगे 1 2 3 और इसी प्रकार से ऊपर तक जाएंगे तो आपके पास कितने डिग्री आता है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यानी कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश और इसी प्रकार से भूमध्य रेखा के दक्षिण में भी कितने डिग्री अक्षांश? 90 डिग्री अक्षांश आपके पास मौजूद है। तो जो अक्षांशों का निर्धारण है वो भूमध्य रेखा के उत्तर व भूमध्य रेखा के दक्षिण में है। तो आपके पास भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 डिग्री अक्षांश और दक्षिण में भी 90 डिग्री अक्षांश। तो अक्षांशों की संख्या आपके पास कितनी होती है? 180 डिग्री। यहीं पर यदि हम जोड़ देते हैं भूमध्य रेखा को तो भूमध्य रेखा सहित आपके पास अक्षांशों की संख्या हो जाएगी 181 डिग्री। कितनी हो जाती है? 181 डिग्री। और हम बात करें कि दो ध्रुवों के बीच में 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुवों के बीच में कुल कितने अक्षांश आपके पास? तो आप 181 में से 2 माइनस कर देंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछ रहा है। तो हम इन दो को हम एक बार प्लस नहीं कर रहे। तो दो ध्रुवों के बीच में आपके पास 179 179 डिग्री अक्षांश आपके पास आते हैं। तो ये 3 प्रश्न आपको याद रखने हैं। भारत ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या 180 डिग्री, भूमध्य रेखा सहित 181, दो ध्रुवों के बीच में अक्षांशों की संख्या तो 179 आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं कि अक्षांशों का काम क्या होता है। अक्षांशों का जो कार्य है वो किसी देश की स्थिति का निर्धारण करने में काम आता है ना। और आप इसमें एक और अच्छी सी ट्रिक याद रख सकते हैं कि अक्षांशों से तापमान का निर्धारण कर सकते हैं, है ना। जैसे जैसे आप उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो तापमान में गिरावट आती है। तापमान में क्या आएगी? आपके पास गिरावट आएगी, है ना। खैर, हमने बात की कि अक्षांशों का कार्य क्या है। किसी देश की स्थिति का पता लगाना अक्षांशों का कार्य है। अब इसी के संदर्भ में हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास, है ना, एक रेखा आ रही है यहाँ पर, जिसका नाम है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। 23.5 डिग्री कर्क रेखा। और इसी प्रकार से आपके पास 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में आपके पास मकर रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। इन दो बीच के भाग को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर और 23.5 डिग्री दक्षिण मकर के बीच के भाग को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर वर्ष में एक बार सूर्य की किरणें अवश्य सीधी पड़ती है ना। आप जरा ध्यान से देखिएगा कि भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री भूमध्य रेखा मार्च के महीने में, कौन से महीने में? मार्च के महीने में सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है और धीरे धीरे आपके पास सूर्य मार्च से उत्तरायण होता जाता है। मार्च के बाद आपके पास अप्रैल, मई, जून, है ना। तो 3 महीने आपके पास सूर्य उत्तरायण की ओर जाएगा और 21 जून को, है ना, जून के महीने में सूर्य की सीधी जो किरणें चमकेगी वो किस पे चमकेगी? भूमध्य रेखा के उत्तर 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर। जून के बाद सूर्य वापस उत्तरायण न होकर क्या होता है? दक्षिणायन जाता है आपके पास। तो जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर, यानी कि लगभग 23 सितंबर के पास, है ना, 23 तारीख के पास सितंबर महीने की सूर्य की एक बार सीधी किरणें पुनः पड़ती है भूमध्य रेखा पर। इसलिए भूमध्य रेखा पर तापमान हमेशा क्या रहता है? अधिक रहता है ना। तो 2 बार आपके पास सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी चमक रही है, मार्च के महीने में
और सितंबर के महीने में। सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन जाता है। सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगभग 22 दिसंबर के पास सूर्य की सीधी किरणें जो चमकेगी वो कहां पर चमकेगी? मकर रेखा पर। तो दिसंबर के माह में सूर्य की सीधी किरणें कहां पे चमक रही है? मकर रेखा पर। इसके बाद सूर्य की किरणें क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है। तो यहाँ पर हमने बात की जहां पर सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार सीधी पड़ती है, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। तो भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा के बीच का जो भाग है वो आपके पास क्या कहलाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या हो जाती है? तिरछी हो जाती है। सूर्य की किरणें कैसी पड़नी शुरू होती है? तिरछी पड़नी शुरू हो जाती है। अब आपको ये देखना है कि 23.5 डिग्री के बाद ऊपर की ओर सूर्य की किरणें जब तिरछी पड़ती है तो ये भाग आपके पास क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा कहलाएगा? शीतोष्ण। इसी प्रकार से दक्षिण में भी आपके पास कौन सा भाग आएगा? शीतोष्ण। परंतु कितने अक्षांशों तक ये आपके पास रहेगा? तो 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का जो भाग है आपके पास, ये क्या कहलाएगा? शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पर शीत उष्ण दोनों क्षेत्र रहेंगे आपके पास, इस कारण आपके पास ये भाग क्या कहलाया? शीतोष्ण। अब हम देखते हैं सूर्य की किरणें और तिरछी होती जा रही है। सूर्य की किरणें क्या होती जा रही है? और तिरछी। तो 66.5 डिग्री से उत्तर की ओर अगर हम जाएंगे तो ये आपके पास क्षेत्र कहलाएगा शीत कटिबंध। कौन सा कहलाएगा? शीत कटिबंध, है ना। इसी प्रकार से 66.5 से दक्षिण की तरफ अगर हम आएंगे तो दक्षिण में भी आपके पास कौन सा कटिबंध आ जाएगा? शीत कटिबंध आपके पास। तो इस प्रकार से 66 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का जो भाग होगा वो शीत कटिबंध। इसी प्रकार से दक्षिण में 66.5 डिग्री अक्षांश से 90 डिग्री अक्षांश के भाग का जो क्षेत्र आएगा वो क्या कहलाएगा? शीत कटिबंध। और 90 डिग्री उत्तरी भाग और 90 डिग्री दक्षिणी भाग ये आपके पास ध्रुव है, और ध्रुव हमेशा क्या होते हैं? ठंडे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती है? तिरछी पड़ती है। तो अभी आपने ग्लोब पर 3 क्षेत्र देखे। सबसे पहले आपने देखा कौन सा? उष्ण कटिबंध। और आप मुझे बताइए उष्ण कटिबंध ये कहां से कहां तक होगा? 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा के बीच का भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष में एक बार सीधी अवश्य पड़ती है। ओके, फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 23 डिग्री कर्क रेखा से 66.5 डिग्री का जो भाग है इसे हम कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। उत्तरी अक्षांश में भी और दक्षिणी अक्षांश में भी कहेंगे। और फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं 66.5 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांशों के बीच में, तो यहाँ पर शीत कटिबंध आपके पास आते हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में आपके पास क्या होगा? तापमान बहुत कम होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर क्या पड़ रही है? तिरछी पड़ रही है। हम अक्षांशों के संदर्भ में बात कर रहे थे कि अक्षांश आपको जैसे जैसे आप ध्रुवों की ओर बढ़ते जाएंगे तो तापमान में क्या होती जाएगी? कमी होती जाएगी। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा आप कि अक्षांश के बीच की जो दूरियां वो कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में 2 ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या कितने किलोमीटर की होती है? तो वो होती है 111 किलोमीटर। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर होती है। अगर हम बात करें ये जो अक्षांश देख रहे हैं ये सारे वृत्त है, सारे के सारे क्या है? वृत्त है। ये चारों तरफ घूम रहे आपके पास नीचे। सबसे बड़ा वृत्त पृथ्वी पर, सबसे बड़ा वृत्त आपके पास जो आएगा वो कौन सा आएगा? वो आएगा भूमध्य रेखा 0 डिग्री। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सबसे बड़ा वृत्त कौन सा है तो आपको याद रखना है कौन सा है? भूमध्य रेखा। और कितने डिग्री है? 0 डिग्री। सबसे छोटा वृत्त तो वो कौन सा? 90 डिग्री। बड़े ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम उत्तर की ओर बढ़ते जा रहे हैं तो वृत्तों का आकार क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है ना। तो यहाँ से कथन के तौर पर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भूमध्य रेखा से उत्तर व दक्षिण की ओर जाते हुए वृत्तों के आकार में क्या होती रहती है?
कमी होती रहती है और अंत में 0 डिग्री हम बात करें 90 डिग्री वाला जो भाग है वो बिल्कुल बिंदु के रूप में आपके पास क्या है दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन और सुनिए बड़े ध्यान से कि दो अक्षांशों के बीच के भाग को कहा क्या जाता है। तो दो अक्षांशों के बीच के भाग को कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं? कटिबंध, या इसको क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। क्या कहा जाता है? जोन कहा जाता है। तो आपको इन बातों को क्या रखना है? अक्षांश के संदर्भ में याद रखना है। अब हम बात करेंगे देशांतर के संदर्भ में। देखिए बच्चों, ग्लोब पर आप जो देख रहे हैं, भूमध्य रेखा ने तो क्या की थी, दो पार्ट्स डिवाइड की थी, उत्तरी और एक दक्षिणी भाग। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, ये सारी रेखाएं काल्पनिक का ध्यान रखिएगा पहले आप। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा 0 डिग्री, ये आपके पास कहलाएगी ग्रीनविच रेखा। क्या कहलाएगी? ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा ये इसलिए कहला रही है क्योंकि लंदन का एक शहर है ना यूरोप में, वहां पर लंदन के शहर ग्रीनविच से इस रेखा को माना गया है, गुजारा गया है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहा जा रहा है। ग्रीनविच रेखा ने ग्लोब को दो भागों में डिवाइड कर दिया है। एक भाग देखेंगे आप पश्चिमी भाग और दूसरा कौन सा? पूर्वी भाग। दूसरा कौन सा है? पूर्वी भाग। तो देशांतर का जो कार्य है वो ग्लोब को दो भाग में बांटने का है, एक पश्चिम और एक पूर्व। और कौन सी रेखा ने बांटा? वो बांटा है ग्रीनविच रेखा। इस रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा भी इसे कहा जाता है। 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा को, जिसने ग्लोब के कितने पार्ट्स कर दिए? दो पार्ट्स। कौन कौन से? एक पश्चिमी और एक पूर्वी। अब बात करते हैं कि देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई कोणात्मक दूरी पश्चिम में और पूर्व में इनकी संख्या क्या है। तो आप देखेंगे कि देशांतर जो पश्चिमी भाग में है, पूर्वी भाग में, तो पूर्व में आपके पास देशांतरों की संख्या होती है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर, और इसी प्रकार से 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 180 डिग्री पश्चिम देशांतर। अब यहां से सिंपल सा प्रश्न याद रखना है कि कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है। तो कुल देशांतर 180 प्लस 180 कितने हुए? 360 डिग्री। कितने हैं? 360 डिग्री। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अक्षांश का जो देशांतरों का जो काम होता है वो क्या होता है? वो होता है किसी देश के समय का निर्धारण करने का। क्या करने में है? समय का निर्धारण। अच्छा, आपको ये मालूम है कि पृथ्वी कैसे रोटेट कर रही है, कैसे घूम रही है? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी गोलार्ध है आपके पास, है ना, बीच से उभरी हुई है, और उत्तर और दक्षिणी भाग में आपके पास क्या है? चपटी है ना, जैसे नारंगी होती है आपके पास, संतरा होता है, कुछ इसी प्रकार से उत्तर से और दक्षिण से चपटी और बीच में से उभरी हुई होती है ना। तो यहाँ पर हम बात करें, जब पृथ्वी घूमेगी आपके पास गोलार्ध के रूप में है, तो आपके पास दिन और रात कितने घंटे में हो जाते हैं? वेरी गुड, 24 घंटे में आपके पास दिन और रात हो जाते हैं। यानी कि 24 घंटे में जो ग्लोब है आपके पास या पृथ्वी है वो सूर्य के सामने से होकर क्या हो जाती है? गुजर जाती है। कितने देशांतरों की बात की हमने? 180 प्लस 180 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 24 घंटे का समय लगता है। कितने घंटे का समय लगता है? 24 घंटे का। अगर हम इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 360 डिग्री देशांतर 24 घंटे में से गुजरेंगे तो 1 डिग्री देशांतर, 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगेगा? 360 तो 24 घंटे में है, तो 1 डिग्री को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का। 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का है। खैर, ये बात आपको क्या रखनी है? ध्यान में रखनी है। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और देखना है आपको कि जो ये ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा के कारण आप इसको
समय के आधार पर देखेंगे तो पूर्व में जाने पर समय क्या हो जाता है, आगे हो जाता है। 180 डिग्री पूर्व की ओर बढ़ने पर समय क्या हो जाएगा, आगे। और 180 डिग्री यदि आप पश्चिम की तरफ जाएंगे तो पश्चिम में जाने पे समय क्या हो जाता है, पीछे। सीधी सी ट्रिक है, पश्चिम पीछे और पूर्व में आपको क्या करना है, आगे बढ़ाना है समय। कैसे बढ़ाना है अभी थोड़ी देर में हम इसको सीखेंगे। अब आप देखिए कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, तो दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.6 किलोमीटर होती है। कितनी होती है, 111.6 किलोमीटर। बड़े ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पर 111 किलोमीटर 111.6 किलोमीटर की जो दूरी है वो देशांतरों की कहां पर होगी, वो भूमध्य रेखा के निकट होगी। कहां पर होगी, भूमध्य रेखा के निकट, है ना। क्योंकि देखिए जैसे आप देखेंगे उत्तर की तरफ जाएंगे तो देशांतर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर देशांतरों के बीच की दूरी कम होती जा रही है। यहाँ पे तो क्या हो रहे थे, वृत्त छोटे हो रहे थे, दूरी सेम थी 111 किलोमीटर थी, परंतु यहाँ पर वृत्त छोटे नहीं हो रहे, इनकी बीच की दूरियां क्या हो रही है, कम हो रही है। कारण क्या है, अभी आपको बताया कि पृथ्वी बीच से उभरी हुई है और ऊपर से क्या है, चपटी हुई। जब इस प्रकार से वृत्त बनेंगे तो यहाँ पर आपके क्या बनते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। तो आपसे पूछा जाए कि देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी रहती है, तो आपको याद रखना है कितना, 111 किलोमीटर, है ना। इसी प्रकार से जैसे ही आप पहुंचेंगे 30 डिग्री अक्षांश के पास, बड़े ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। 30 डिग्री अक्षांश, जैसे ही आप 30 डिग्री अक्षांश के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो देशांतरों की संख्या है ना, वो 96.5 किलोमीटर लगभग कितनी हो जाएगी, 96.5 किलोमीटर। भूमध्य रेखा पर थी 111.6 किलोमीटर। और अगर हम उत्तर की ओर बढ़ेंगे 60 डिग्री अक्षांश की ओर पहुंचेंगे, कितनी डिग्री की तरफ पहुंचेंगे, 60 डिग्री की ओर, तो और देशांतरों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी और यहाँ पर रह जाएगी मात्र 55.4 किलोमीटर। 55.4 किलोमीटर 60 डिग्री अक्षांश के पास दो ध्रुवों के बीच की दूरी रह जाएगी। फिर हम पहुंचेंगे आपके पास 60 डिग्री के बाद 80 डिग्री अक्षांश के पास। कहां के पास पहुंचेंगे, 80 डिग्री के अक्षांश के पास पहुंचेंगे तो यहाँ पर दो देशांतरों के बीच की दूरी और कम हो जाएगी और यहाँ पर जो रह जाएगी वो रह जाएगी 19.3 किलोमीटर। कितनी रह जाएगी, 19.3 किलोमीटर। और 80 के बाद हम कौन से देशांतर की तरफ, तो यहाँ पर हम कौन से पाएंगे, 90 डिग्री देशांतर। तो 90 डिग्री देशांतर पर आपके पास यहाँ रह जाएगा एक जीरो बिंदु के रूप में, है ना। तो यहाँ पर आपको एक प्रश्न को बड़े ध्यान से याद रखना है कि अक्षांश जो है उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध की ओर जाते हुए वृत्तों का आकार छोटा होता है, परंतु देशांतर की अगर हम बात करें, देशांतर उत्तरी भाग में जाते हुए इनकी दूरी में अंतर आता है, वृत्तों में अंतर नहीं आता है, किसमें अंतर आता है, दूरी में अंतर आता है। तो भूमध्य रेखा के निकट दो देशांतरों के बीच की दूरी 111.6 किलोमीटर और 30 डिग्री अक्षांश के पास दो देशांतरों के बीच की दूरी 96.5 किलोमीटर, 60 डिग्री अक्षांश के पास दो देशांतरों के बीच की दूरी 55.4 किलोमीटर और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर दो देशांतरों के बीच की दूरी 19.3 किलोमीटर और 90 डिग्री अक्षांश के पास दो ध्रुवों के बीच की दूरी कितनी रह जाती है, 0 डिग्री रह जाती है। तो इस बात को आपको बड़े ध्यान से देखना है ना। तो हम बात कर रहे थे किसकी, ग्रीनविच रेखा। इसने ग्लोब को कितने पार्ट्स में बांटा था, दो, एक पश्चिम और दूसरा पूर्वी भाग, है। और बात की किस लिए इसका काम किया जाता है, तो निर्धारण होता है समय के लिए। पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है, तो इसी कारण 360 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 24 घंटे लगते हैं, तो 1 डिग्री देशांतर को सूर्य के सामने से गुजरने में 4 मिनट का समय लगता है ना। और पश्चिम में जाने पे समय पीछे और पूर्वी गोलार्ध की ओर जाने पर समय
आगे हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना है। और हमने देखा था कि दो ध्रुवों के बीच की, दो देशांतरों के बीच की दूरी 106 किलोमीटर, परंतु अक्षांशों पर जाते जाते इसकी दूरी में कमी होती जाती है। और एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से देखिएगा आप कि दो देशांतरों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? दो देशांतरों के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है गोरे। क्या कहा जाता है? गोरे कहा जाता है। जबकि दो अक्षांशों के बीच के भाग को क्या कहा था हमने? दो अक्षांशों के बीच के भाग को कहा था जोन या कटिबंध। तो आप बड़े ध्यान से समझ रहे होंगे इसको। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, ये अक्षांश और ये देशांतर, है ना? देशांतर उत्तर से दक्षिण की ओर थे, तो अक्षांश पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं, है ना? अब देखिए ये अक्षांश रेखाएं आपके पास और ये देशांतर रेखाएं आपके पास। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रिड। अक्षांश व देशांतर रेखाओं के जाल को ग्रिड कहते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अक्षांश देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहा जाता है? ग्रिड का। तो ये क्या बन गया आपके पास? ग्रिड बन गया है। अब आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन को और बड़े ध्यान से सुनिएगा कि यहां से जब आप 180 डिग्री पश्चिम की तरफ जाएंगे और 180 डिग्री पूर्व की तरफ जाएंगे ग्लोब के पीछे, तो ये जो रेखा है ग्रीनविच रेखा, इसका मान कितना डिग्री बताया मैंने आपको? 0 डिग्री, है ना? ये वृत्त कुछ इस प्रकार से बने हुए हैं। कैसे बने हुए हैं? इस प्रकार से। तो इसके पीछे वाली जो जस्ट आपके पास रेखा है ना, उसका मान 180 डिग्री है। कितना मान है? 180 डिग्री। और सामने इसको फ्रंट पे किस नाम से जाना जा रहा है? इसको 0 डिग्री के नाम से जाना जा रहा है। ये तो हम समय रेखा के आधार पर बात कर सकते हैं, परंतु आपसे अंतरराष्ट्रीय तिथि पूछ ली जाए। क्या पूछ ली जाए? अंतरराष्ट्रीय तिथि। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि जो आपके पास है वो 180 डिग्री देशांतर है। कितनी है? 180 डिग्री देशांतर। उसमें भी कुछ टिपिकल मामला सामने आता है, वहां पर हम 180 डिग्री अंतरराष्ट्रीय तिथि मानी है, तो अंतरराष्ट्रीय तिथि जो रेखा है वो 180 डिग्री के समांतर नहीं खींची गई है, उसके साथ में आपके पास उसको क्या किया गया है? ड्रॉ किया गया है, ताकि तिथियों में अंतर नहीं आए। अभी तक आपको एग्जाम की दृष्टि से अक्षांश और देशांतर को जिस क्वेश्चनों को याद रखना था, हम उसको एक बार थोड़ा जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि भूमध्य रेखा ग्लोब को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है? 2 पार्ट्स में, उत्तरी और दक्षिण। वेरी गुड। फिर हम बात करें सबसे बड़ा वृत्त आपके पास कौन सा है ग्लोब पर, तो आपको याद रखना है 0 डिग्री भूमध्य रेखा। उत्तर में कितने? 90 डिग्री, दक्षिण में 90 डिग्री। टोटल कितने? 180 भूमध्य रेखा सहित 181 दो ध्रुवों के बीच में 179 आपके पास। दो ध्रुवों के बीच की, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी? 111 किलोमीटर। अक्षांशों के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है जोन या कटिबंध। अक्षांशों का कार्य होता है किसी देश की स्थिति को बताने का, और इससे तापमान भी निर्धारण होता है। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर, 23.5 डिग्री दक्षिण, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र 86.5 डिग्री का भाग शीतोष्ण कटिबंध, 66.5 से 90 डिग्री शीत कटिबंध। ओके। और देशांतर में हमने बात की उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा ग्रीनविच रेखा, जो कि लंदन शहर से गुजर रही है। इसने ग्लोब को 2 पार्ट में बांटा था, पश्चिम और पूर्व। पश्चिम में 180 डिग्री और पूर्व में 180 डिग्री, 360 डिग्री देशांतर, है ना? अगली चर्चा में हम कंटिन्यू रखेंगे बात को। धन्यवाद।